हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने द रेज इंस्टीट्यूट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th एसएसटी के हिस्ट्री पोर्शन के चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हम लोग आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर सेम क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका कंसेप्ट लेकिन सेम होता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग उनको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, बेसिक उनकी इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज इस चीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को समझते चलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका जो चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। चाहे आप सीबीएसई की बात कर लो या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात कर लो, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको आज बताने वाला हूं बच्चों, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इस चैप्टर का ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं हर तरह से, ये हमेशा पूछे ही गए हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो आपको यहां पे दिख रहा होगा, व्हाट इज सत्याग्रह। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि सत्याग्रह का मतलब क्या है और इसको लाया किसने था। तो सबसे पहली बात, तो सत्याग्रह को लाने वाले या सत्याग्रह को लॉन्च करने वाले कौन थे, हमारे महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी थे। इन्होंने क्या किया था, पहली बार भारत में सत्याग्रह, पहली बार का मतलब क्या है, इन्होंने सबसे पहली बार जो सत्याग्रह किया था, कहां पर किया था, बच्चे से जानते हो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक है, जहां पर इनको सफलता मिली और उसी सफलता के बाद जब ये भारत लौट करके आते हैं, जब ये भारत लौट कर आए हैं 1915 में, तो उस समय इन्होंने देखा कि यहां पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जैसे खेड़ा, गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको डिटेल सारी पता होगी। इन जगहों पर इन्होंने सत्याग्रह को लॉन्च किया था। ठीक है, और वहां पर भी इनको क्या मिली थी, सफलता मिली थी। तो सत्याग्रह को पहली चीज तो हमने बात की, लाने वाले कौन, सत्याग्रह को लाने वाले हमारे कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। अच्छा, सत्याग्रह का मतलब क्या था, तो सत्याग्रह का मतलब था नॉन वायलेंट तरीके से, ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ट्रुथ पर यानी सत्य पर चलेंगे। ठीक है, व्हाट इज सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है अगर बात की जाए तो सत्याग्रह कुछ नहीं है, सत्याग्रह एक कंसेप्ट है जो हमें गांधी जी ने दिया था कि हम नॉन वायलेंट तरीके से अपने प्रोटेस्ट को करेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे। ठीक, तो यही बस सिंपल सा मतलब रहा है सत्याग्रह का। और ये सत्याग्रह, व्हाट इज सत्याग्रह, ये क्वेश्चन अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा अगर हम क्वेश्चन बात करें तो बच्चों क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके यहां पर लिखा हुआ है, व्हाट इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है। अब आपको अच्छे से याद होगा कि 1919 में, ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा कि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था। क्या किया था, लगातार हमारे देश में जब मूवमेंट्स होना शुरू हो गए थे तो उन मूवमेंट से डर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में एक एक्ट पास किया था, एक रूल पास किया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के अंदर क्या था बच्चों, कि शंका पर, यानी कि किसी पर अगर हमें संदेह हो जाता है कि ये किसी ना किसी तरह के मूवमेंट में इन्वॉल्व होने वाला है या किसी तरह का मूवमेंट क्या करने वाला, लीड करने वाला है, तो इस तरह के लीडर्स को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है बिना किसी ट्रायल के, ठीक है, बिना किसी ट्रायल के कहां भर दे रही थी, जेल में भर दे रही थी। यानी पहले उस समय ये रूल हुआ करता था कि अगर आपने किसी को बंदी बनाया, यानी किसी को आपने पकड़ा है, तो 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता था। वो चीज गवर्नमेंट ने बंद कर दी। उन्होंने क्या किया, इस रॉलेट एक्ट के मद्देनजर कि किसी को भी पकड़ा जाएगा तो बिना किसी ट्रायल को उसको कहां भर दिया जाएगा, जेल के अंदर भर दिया जाएगा, जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो एक्ट आया था, कब आया था बच्चों, 1919 में आया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं। ठीक है, इसको किसने पास किया था बच्चों, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। ठीक, आई बात समझ में। चलो, तो पहला सत्याग्रह क्या था, तो सत्याग्रह की बात हम लोगों ने कर दी कि भाई नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करना, ट्रुथ पर चलना। ठीक है, ये क्या था, सत्याग्रह था। लॉन्च किसने किया था, बताया किसने था, हमारे महात्मा गांधी जी ने बताया था। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था।
ठीक है, किसके थ्रू? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। इस एक्ट के अंदर ये था कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन पर अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को शंका होती कि मूवमेंट वगैरह कराने वाला है तो उसे बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, चल अगले की बात करें अगर हम, तो अगले हमारे जो क्वेश्चन है वो यहां पर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, डिस्क्राइब द जलियांवाला बाग मैस्केयर, यानी जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में आपको बताना है। तो आपको अच्छे से ही याद होगा इसके बारे में कि ये भी कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग कहां इंसिडेंट कहां पर हुआ था? अमृतसर में। कहां पर हुआ था? अमृतसर में। और किस जगह पर हुआ था? जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर में, वहां पर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट बच्चों हुआ था। कब? 1919 में। कब? 1919 में। अगर हम डेट की बात करें तो 30 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल को 1919 में क्या हुआ था? ये आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था बच्चों? इसके अंदर हुआ क्या था कि जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? बैसाखी का मेला लगा हुआ था। और वहां पर कौन पहुंच जाता है? जनरल डायर पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है बच्चों? जनरल डायर। क्या था समझ लीजिए फिर से, जलियांवाला बाग इंसिडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में यहां इंसिडेंट होता है, जहां पे जनरल डायर आता है। जनरल डायर बिना किसी अनाउंसमेंट के उस पूरे जलियांवाले बाग में जो निर्दोष लोग थे उन पर गोलियां चलवा देता है। ठीक है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग मारे जाते, बच्चे, बूढ़े, ठीक है, महिलाएं सब मारी जाती हैं। ठीक, तो इस इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगला चौथा क्या है? व्हाई डिड गांधी स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? अब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था? तो भाई गांधी जी ने 1920 में, कब बच्चों? 1920 में, 1920 में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये मूवमेंट किसके लिए था? ये मूवमेंट रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसके खिलाफ था। और यहां पर गांधी जी ने लोगों से अनाउंसमेंट की थी कि हम क्या करेंगे, हम अब अंग्रेजों के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे, हम उनका असहयोग करेंगे, यानी उनके किसी भी काम को हम नहीं करेंगे। और इसी अनाउंसमेंट के साथ गांधी जी ने यह भी कहा था कि जो बच्चे ब्रिटिशर्स की कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो स्कूल और कॉलेज छोड़ दे, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर वहां पे पढ़ाना छोड़ दे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो टाइटल वगैरह दिया है उस टाइटल को भी लोग क्या कर दें? विड्रॉ कर दें। इस तरह की बात, इस तरह की अनाउंसमेंट गांधी जी ने इसके अंदर की थी। ठीक, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। तो गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया था। क्यों किया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के खिलाफ उन्होंने क्या किया था? 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा। ठीक, अब आ रहा है व्हाई वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया, यानी उसको वापस क्यों लिया गया? तो अब जानते ही हो बच्चों कि गांधी जी अहिंसावादी थे। कैसे थे? गांधी जी अहिंसावादी थे। तो हुआ क्या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब ये चल रहा था तो कुछ लोगों ने चौरी चौरा जो जगह थी वहां पर पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ के पीछे की कहानी क्या है कि 1922 में क्या होता है? 1922 में क्या हो जाता है? चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। ठीक है, और इस चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या होता है? पुलिस स्टेशन जला दिए जाते हैं, पुलिस वालों को मार दिया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंस को फॉलो करने वाले थे, लेकिन क्या हो गया? वायलेंस हो गया। तो गांधी जी इसी से आहत हो गए और इसी के कारण उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आता है बच्चों व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट क्या है? तो अगर इसकी बात करें तो खिलाफत मूवमेंट एक मतलब ये भारतीय जो मुस्लिम थे, यानी कि इंडियन मुस्लिम जो थे उन्होंने लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था बच्चों, क्या हुआ था? जो वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका पहला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, इसमें खलीफा लोग, किसकी बात की जाए? खलीफा लोगों की बात की जाए तो ये खलीफा लोग जो थे ये आपके क्या होते हैं? स्पिरिचुअल हेड कहलाते हैं इस्लाम में। ठीक है, इस्लाम में इनको क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल हेड कहा जाता है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये हार गए थे और ये र्यूमर फैल गया था कि हारे हुए लोगों पर
जीती हुई जो कंट्री है वो बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन करा रही है। ठीक है, क्या कर रही है, बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन करवा रही है हारे हुए लोगों से। तो इसीलिए जब उन इंडियन मुस्लिम्स को जब ये पता चला कि भाई हमारे किस पर, स्पिरिचुअल हेड पर हार्श ट्रीटी साइन कराई जा रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, इसी के लिए इंडियन मुस्लिम्स ने क्या कर दिया, खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च कर दिया, जिसमें गांधी जी ने भी सपोर्ट किया और पहली बार हिंदू और मुस्लिमों ने मिल करके एक साथ यूनाइट तरीके से किसी मूवमेंट को चलाया था। ठीक, तो खिलाफत मूवमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से हुआ था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जीती हुई कंट्री है वो हारी हुई कंट्री पर बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन करा रही थी। हारे हुए लोगों में खलीफा लोग थे, खलीफा लोग इस्लामिक हेड कहलाते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल हेड। और जब उनको यह पता चला कि हमारे स्पिरिचुअल हेड के साथ अपमानजनक कार्य हो रहा है तो इंडियन मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट छेड़ दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करें अगर, तो हमारा अगला जो है एक्सप्लेन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। भाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, इसकी बात अगर की जाए तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बच्चों किसने लॉन्च किया था, महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था, 1930 में, 1930 में। अब इस मूवमेंट के पीछे का कारण क्या रहा है, इसकी बात करें तो भाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। और सॉल्ट मार्च, ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे लॉ उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनजस्ट, ठीक है, मतलब कुछ बिल्कुल अन्यायिक, ठीक है, आप किसको कह सकते हो कि अनजस्ट लॉ कुछ इन्होंने लॉन्च किए थे, ठीक है, पास किए थे, जिसमें जैसे सॉल्ट लॉ की अगर हम लोग बात कर ले, नमक कानून, इन सारे अनजस्ट लॉ के खिलाफ गांधी जी ने क्या किया था, इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था। ठीक, अगर हम बात करें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, तो भाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को 1930 में लॉन्च किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किए गए अनजस्ट लॉ के खिलाफ, लाइक दैट सॉल्ट लॉ। ठीक, सिंपल सी बात। अब यहां पर बताया जा रहा है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दांडी सॉल्ट मार्च। भाई दांडी सॉल्ट मार्च की अगर हम बात करें तो दांडी से, ठीक है, ये जो सॉल्ट मार्च हुआ था ये गांधी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसको भी बात की जाए तो इस मूवमेंट को भी किसने लॉन्च किया था, गांधी जी ने लॉन्च किया था। उसी समय किया था जिस समय आपका ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की हमने बात की 1930 में ही। ठीक, अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर कहानी क्या आती है बच्चों, यहां पर आती है बात कि 1930, ठीक है, कब, 1930 में 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया था। कहां से, साबरमती आश्रम से दांडी तक। कहां पर, साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 मील की दूरी इन्होंने तय की थी 24 दिनों के अंदर। और समुद्र के किनारे दांडी पहुंचकर इन्होंने खुद से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था और उसी के बाद वहीं से उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया था। बेसिकली सॉल्ट मार्च का सिग्निफिकेंस ये था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वायलेंस हो गया था, तो गांधी जी को लगा कि यार अभी लोगों को नॉन वायलेंस का सही मतलब नहीं पता है, तो उन्होंने इसी दांडी मार्च के थ्रू रास्ते में पड़ने वाले गांव और लोगों से संपर्क किया और उनको नॉन वायलेंस का मतलब समझाया और उसके बाद जाकर के दांडी में सॉल्ट लॉ को तोड़ा और वहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। ये इसका सिग्निफिकेंस। आई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द गांधी इरविन पैक्ट। अब हम लोग गांधी इरविन पैक्ट की बात करेंगे। तो हुआ क्या था कि इरविन हमारा क्या रहा है, उस समय का जनरल रहा है। गवर्नर जनरल की बात करें तो उस समय का हमारा गवर्नर जनरल कौन था, इरविन था। तो 1931 में, कब बच्चों, 1931 में गांधी और इरविन, ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट साइन होता है, एक संधि होती है, जहां पर इरविन क्या करता है, गांधी जी की कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, गांधी जी की कुछ, पहले तो गांधी जी ने इरविन को शर्त लिख करके भेजी थी कि अगर आप हमारी शर्तों को मान लेते हैं तो हम किसी तरीके का मूवमेंट लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आपके खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस, सॉरी, जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी हम लोगों ने बच्चे पढ़ा, ये सॉरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन नहीं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। ठीक, तो गांधी जी को हल्के में ले लिया इरविन ने, नहीं माना।
उसके बाद क्या होता है, जब हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया तो इरविन को समझ में आने लगा कि गांधी जी कोई हल्के आदमी नहीं है। इसीलिए वो 1931 में, कब, 1931 में गांधी जी के साथ क्या करता है, वार्ता करता है, बातचीत करता है, कुछ चीजों पर साइन होता है और गांधी जी को कहां भेज देता है, इंग्लैंड भेज देता है। कहां भेज देता है, इंग्लैंड भेज देता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए। ठीक है, कहां भेज देता है कि भाई आप जाइए, हम आपकी बातें मान रहे हैं और आप जाकर के सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हो रहा है, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हो रहा है वहां पे पार्टिसिपेट करिए और अपनी बातों को वहां पर रखिए। ठीक है, अपनी शर्तों को वहां पर रखिए। तो इस तरीके से जो गांधी और इरविन के बीच में कुछ समझौते हुए थे, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो गांधी और इरविन के बीच में 1931 में जो क्या हुआ था, कुछ एग्रीमेंट हुए थे, कुछ बातें हुई थी, उसी को हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो पैक्ट साइन हुआ था, इस शर्त पे साइन हुआ था कि सिविल डिसऑबीडियंस जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सॉरी, जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे गांधी जी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब वहां पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई बात बनती नहीं, गांधी जी वापस आते हैं, पता चलता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई है। इस चीज से आहत होकर के गांधी जी दोबारा से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को, बार बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेरे साथ, ठीक, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को क्या कर देते हैं बच्चों, लॉन्च कर देते हैं। ठीक, फिर समझ लीजिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो रहा है, ठीक है, वो पहले हुआ है। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की बात अगर की जाए तो बाद में, तो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू होता है। उसी को लेकर के गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है। गांधी जी से इरविन कहता है कि आप ये जो आपका सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट है इसको बंद कर दीजिए, हम आपकी शर्तें मानने को तैयार हैं, हम आपको इंग्लैंड में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वहां पर हम आपको भेजते हैं, वहां पर जाकर के आप क्या करिए, अपनी शर्तों को रखिए। गांधी जी जाते हैं लेकिन वहां पर कुछ हो नहीं पाता है, कुछ कन्फ्लिक्ट की वजह से, और गांधी जी को वापस आना पड़ता है बिना कुछ हाथ लगे। यहां आने पर उनको पता चलता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई है। इससे आहत होकर के महात्मा गांधी फिर से क्या करते हैं, अपने उस मूवमेंट को दोबारा से शुरू कर देते हैं जिसको वो बंद करके गए थे, जिसका क्या नाम था आपका, जिसका नाम था आपका सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो व्हाई डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट। अब यहां कह रहा है कि अलग अलग सोशल ग्रुप जो थे, या बच्चों, अलग अलग सोशल ग्रुप जो थे वो नेशनल मूवमेंट पर, ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप जो थे वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे। देखो, सब अपने फायदे के लिए, अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि सब अपने फायदे के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे। पीजेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि आजादी से हमें यह फायदा होगा कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो हाई टैक्स पे कर रहे हैं, जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर कुछ और भी लोग थे जो वर्कर्स थे, ठीक है, फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, उनको ये लगता था कि भाई अगर हमें आजादी मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें गुड कंडीशन मिलने लगेगी वर्किंग की। ठीक है, वर्किंग की क्या मिलने लगेगी, गुड कंडीशन मिलने लगेगी। तो अलग अलग सोशल ग्रुप जो था वो अलग अलग डिमांड को लेकर के क्या कर रहा था, इस नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसे पीजेंट टैक्स कम पे करना पड़े, इसके लिए जुड़ी हुई थी नेशनल मूवमेंट के साथ। जो वर्कर्स थे वो वर्कर इसलिए नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे ताकि उनको वर्किंग कंडीशन जो हो वो अच्छी मिल सके। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग अपने अपने फायदे के लिए लोग जुड़े हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें जो हमारा यहां पर है, व्हाट वाज द रोल ऑफ पीजेंट इन नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में पीजेंट्स का क्या रोल रहा है। भाई पीजेंट्स की अगर रोल की बात करें तो बढ़ चढ़ के इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर बात की। तो इनके पार्टिसिपेट करने का केवल और केवल एक ही मकसद था कि जो टैक्स हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसीलिए इन्होंने बढ़ चढ़ के क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। वही ऊपर वाला ही एक्सप्लेनेशन लगभग इसमें भी आपका चल जाएगा। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वाज द रोल ऑफ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो नेशनल मूवमेंट है इसमें महिलाओं का क्या रोल रहा है। तो आप अच्छे से जानते हो कि भाई महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है आपके नेशनल मूवमेंट में। ये जो महिलाएं थी, ये महिलाएं
बढ़ चढ़ के क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी नेशनल मूवमेंट्स में। लिकर हाउसेस जो हुआ करते थे, ठीक है, फॉरेन गुड्स के जो शॉप्स हुआ करते थे, वहां पर जाकर के ये प्रोटेस्ट किया करती थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने जिस तरीके से सॉल्ट बना करके सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, उसी तरीके से ये महिलाएं भी क्या करती थी, सॉल्ट अपने से बना करके सॉल्ट लॉ को तोड़ रही थी। जो अलग अलग जगह पे कैंपिंग्स होते थे, उन कैंपिंग्स में भी ये जाकर के पार्टिसिपेट करती थी। तो ये वुमेन्स की अगर हम बात करें तो वुमेन्स ने भी नेशनल मूवमेंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसे मेंस ने किया है, ठीक है। यानी हर तरीके से इन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने जैसे जो फॉरेन गुड्स हुआ करते थे उनको इस्तेमाल करना बंद किया, फॉरेन गुड्स और लिकर हाउसेस जो थे वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया, सॉल्ट बना करके सॉल्ट लॉ को तोड़ा, ठीक है। जो मूवमेंट्स होते थे उन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, लाठी खाई, ये भी जेल गई। तो सारी चीजें जो इस तरीके से एक मेल ने की है वैसे इन्होंने भी की है, ठीक। तो ये इनका रोल रहा है। अगली बात की जाए और लास्ट के हम इन क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लास्ट के हमारा ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की अगर जब बात आती है तो आपने अगर चैप्टर फर्स्ट पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री का, जिसका नाम था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वहां पर इस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब आपने अच्छे समझा होगा कि भाई एक टेरिटरी आपने क्रिएट कर ली, वो तो ठीक है, लेकिन मेकिंग कैसे करोगे? तो मेकिंग के लिए वहां जो आपकी टेरिटरी के अंदर रह रहे जो लोग हैं उनके बीच में, ठीक है, क्या लाना है, सेंस लाना है कि ये जो देश है ये मेरा देश है। और ये कैसे आएगा? जब हम लोगों को उनके कॉमन हिस्ट्री, फोक कल्चर, फोक सॉन्ग इससे कनेक्ट फील कराएंगे। इसीलिए यहां पर भारत माता, किसको, भारत माता की एलिग्री लाई गई ताकि लोग माता से इस भारत देश को अपने साथ क्या करा सके, कनेक्टेड फील करा सके, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैरियन बनाई गई थी यूरोप के केस में, जर्मीनिया बनाई गई थी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, तो वही सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। फोक कल्चर, फोक सॉन्ग, फोक हिस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें क्या रही हैं, और एलिग्री, ठीक है, फीमेल एलिग्री, ये सब कहीं ना कहीं क्या रहे हैं, आपके सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को लाने का काम करते रहे हैं। तो वही चीज यहां पर भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो हाउ डिड नेशनलिज्म स्प्रेड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कि भाई भारत में जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कैसे स्प्रेड हुई। तो भाई अगर स्प्रेड हुई तो सॉन्ग के थ्रू स्प्रेड हुई, अगर हम बात करें तो, ठीक है, बुक्स के थ्रू स्प्रेड हुई, आपके न्यूज पेपर्स के थ्रू स्प्रेड हुई, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण रहा है गांधी जी, ठीक है, बहुत बड़े कारण रहे हैं गांधी जी। इन सभी की वजह से क्या हुआ है, तो नेशनलिज्म की फीलिंग है पूरे के पूरे इंडिया में क्या हुई है, बहुत जोर शोर से स्प्रेड हुई है, ठीक, आई बात समझ में। और इन लास्ट जो आपका क्वेश्चन बच्चों है, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी का ये जो भारत में जो मूवमेंट्स चले हैं, जो क्रांति हुई है, उसमें क्या रोल रहा है। तो बच्चों एक चीज समझिए, भारत में मूवमेंट ऐसा नहीं कि पहली बार गांधी जी के आने के बाद ही हुआ, गांधी जी के आने से पहले भी बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहे हैं बच्चों, इनको सही रास्ता नहीं मिल पाया है, ठीक है, एक क्लियर लीडरशिप नहीं मिल पाई। लेकिन जब महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी ने क्या किया, लोगों को इकट्ठा करने का कोशिश की, पहले लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की, देन उसके बाद लोगों की आवश्यकताओं को समझा और आवश्यकताओं को समझ करके एक नया तरीका लाया प्रोटेस्ट करने का, जो सत्याग्रह था, नॉन वायलेंट था, ठीक है। अभी तक जो मूवमेंट हो रहे थे वो वायलेंट तरीके से हो रहे थे। अगर आपको याद होगा 1857 का क्रांति, जहां पर ट्रूप्स ने क्या कर दिया था, मूवमेंट छेड़ दिया था, चला अच्छा था वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा। लेकिन गांधी जी के जो काम रहे वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो गांधी जी एक लीडर के तौर पर इमर्ज हुए, ऐसा एक ऐसे लीडर के तौर पर ऐसे लीडर के तौर पर इमर्ज हुए उस समय जिस समय भारत को ऐसे लीडर की नीड थी। मतलब कि गांधी जी एक ऐसे लीडर की तरीके भारत में आए जो उस समय जनता की मांग थी, ठीक है, उस तरीके के लीडर बनकर के आए। इन्होंने लोगों को यूनाइट करने का काम किया, ठीक है, लोगों को यूनाइट करने का काम किया, साथ ही साथ लोगों को एकजुट किया, उनको नॉन वायलेंस का मतलब समझाया। उसके बाद उन्होंने सॉल्ट मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, अहमदाबाद, ये इस तरीके से अलग अलग उन्होंने मूवमेंट किए
और मूवमेंट करके अपने देश को आजादी से, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, जो उन्होंने 3 सत्याग्रह किए उस चंपारण में, खेड़ा में, इन सभी जगहों पर जो सत्याग्रह किए, इसी का रिजल्ट रहा कि इन लास्ट हमें क्या मिला, आजादी मिली। तो इनके रोल की अगर बात करें तो एक क्लियर लीडरशिप मिली इनके छत्र छाया में लोगों को, ठीक है। तो ये इनका रोल रहा है महात्मा गांधी जी का, ठीक है। आई बात समझ में? तो बच्चों ये वो क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हो सेम वर्डिंग के साथ या कंसेप्ट के साथ हर साल, चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, सभी में पूछे गए हैं। मैंने आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाए और कुछ उनको एक्सप्लेन करने का भी काम किया, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन के अंदर का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए, जो आपके एग्जाम में क्या आएगी, काम आएगी। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।